हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक है फॉर्म 3 CBCD। चलिए हम स्टार्टिंग से चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकम टैक्स यूटिलिटी पे इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग.gov.in साइट पे जा रहे हैं। आज हम चलते हैं कि आज हमने जो फॉर्म 3 CBCD का जो नया फॉर्मेट आया है वो 22 अक्टूबर को, उसमें यूटिलिटी को जो रिवाइज किया है तो उसको हम डायरेक्टली इनकम टैक्स की साइट से कैसे हम XML रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अदर फॉर्म्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे आए हैं, उसको क्लिक किया, ये आ गया आपका फॉर्म 3 CBCD। इसको डाउनलोड किया, तो यहाँ हम जो एक नया फोल्डर बना रहे हैं, फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फोल्डर का नाम हरप्रीत रखा हुआ है। इस फोल्डर में हम जो फाइल है, जिप फाइल है, उसको हम ले आएंगे। मैं आपको बता रहा था कि ये आ रही है आपकी जिप फाइल। इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर फॉर्म 3 CB आ रहा है। तो ये आ रही हमारी इनकम टैक्स की यूटिलिटी। आज हम आपको फॉर्म 3 CB और 3 CD का पार्ट 1 से लेके 20 पॉइंट तक आपको बता रहा हूँ। आप देखिए कि सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि आपको यूटिलिटी में चेंजेस क्या हुई हैं। वो जो 22 अक्टूबर को चेंजेस क्या हुई हैं, पहले मैं डायरेक्टली आपको बता दूँ। ये पॉइंट आया 8A, जिसमें लिखा है whether the assessee has opted for taxation under section 115BA, 115BAA और तीसरा है 115BAB। ये तो ये पॉइंट है, और दूसरा जो 8 से लेके 20 तक पॉइंट में 18th पॉइंट है हमारा जो डेप्रिसिएशन का। तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं। तो यहाँ एडजस्टमेंट का एक नया कॉलम आया है, एडजस्टमेंट मेड टू द रिटर्न डाउन वैल्यू अंडर सेक्शन 115BAA। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म स्टार्टिंग से फिल कैसे होता है उसको बता रहा हूँ। ये बहुत इजी फॉर्मेट है इनकम टैक्स की साइड से। इससे आपको ज़रूरत नहीं है कि किसी भी आप सॉफ्टवेयर से, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है आप वहाँ से सेंड करें। आप डायरेक्टली साइट से यहाँ से XML फाइल जनरेट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं। सबसे पहले फॉर्म 3 CB में आए, यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ सिलेक्ट आई जब वही, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वही आ गया, और आई सिलेक्ट 31 मार्च 2020। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपका जो पीरियड है स्टार्टिंग कहाँ से है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। तो
यहाँ मैं आपको बता ही रहा हूँ कि यहाँ पर पार्टी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आ गया। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसका नाम आ गया प्रोप्राइटर का। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो लास्ट नेम में आपने लिखना है। एड्रेस आ गया, एड्रेस यहाँ लिखना है। तो एड्रेस का लाइन 1, लाइन 2 एंड सिटी। सिलेक्ट यहाँ पर आपने पंजाब है जहाँ हरियाणा है, स्टेट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पिन कोड है और पैन नंबर ऑफ द एसएससी। तो इससे आगे चलते हैं हम। आई सर्टिफाइड दैट द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड एट द हेड ऑफिस सेट। यहाँ हेड ऑफिस का एड्रेस आ गया। तो एंड ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस है आपकी? ब्रांचेस 0, 1, 2 जितनी भी ब्रांचेस हैं यहाँ ब्रांचेस डाल दी। तो ये आपका मेन है कि आई रिपोर्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कमेंट्स, डिस्क्रिपेंसीज। जो भी आपने कमेंट्स देने हैं ऑडिट रिपोर्ट में वो यहीं आ जाएंगे। जो भी आपने देना है कि बैलेंस कंफर्मेशन ऑफ सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर आर सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपने देने हैं। तो यहाँ डिस्क्रिपेंसीज आ रही। आपने जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो सभी मेंशन यहाँ पर आपने कर देनी है। तो उससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपने इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द सिलेक्ट, यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, जिसकी बैलेंस शीट आप ऑडिट कर रहे हैं उसका प्रॉफिट है या लॉस है, यहाँ आ जाएगा। तो अगेन उसके बाद इन माई ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ माई information and according to the explanation given to me, the particulars given in the said form number 3CD। तो यहाँ 3CD का है are true and correct subject to the following observation qualification if any। ये फॉर्म देखिए, ये फॉर्म 3CB है, ये बात कर रहा है यहाँ पर 3CD का। 3CD में आपने जो भी क्वालिफिकेशन देनी है, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन की जो भी क्वालिफिकेशन देनी है, तो यहाँ आप क्वालिफिकेशन दे सकते हो। तो क्वालिफिकेशन की टाइप भी लिखी हुई है, डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं और यहाँ ऑब्जर्वेशन आप लिख भी सकते हैं। तो ये डिटेल है CAT, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर की डिटेल है। यहाँ नेम आ गया, नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ नेम आ गया स्टैट्यूटरी ऑडिटर का। मेंबरशिप नंबर आ गया, ऑडिटर का जो मेंबरशिप नंबर है यहाँ आ जाएगा। और फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, जो CAT फर्म की रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ आ जाएगी। एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1, लाइन 2 एंड सिटी। उसके बाद स्टेट आ गया, यहाँ पर पिन कोड आ गया, प्लेस आ गया और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ये एरिया जो है ये 3CB का एरिया था। तो हम अब चलते हैं 3CD में। 3CD में आप देखिए, आप जो भी डाटा पीछे भरेंगे यहाँ पर फर्स्ट नेम, एड्रेस वगैरह, तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपने जो भी डाटा 3CB में पिछले पेज पे भरा वो नेम भी वहाँ से उठा लेगा, एड्रेस भी उठा लेगा और पैन नंबर भी उठा लेगा। अब उसके बाद आता है 4th पॉइंट, whether the assessee is liable to pay indirect tax like excise duty, service tax, sale tax। ये जो आपने जहाँ कहीं भी आपकी रजिस्ट्रेशन है, चाहे GST नंबर है, चाहे और कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर आपको लिखना है यस या नो। तो GST रजिस्ट्रेशन तो होगी ही अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो फर्म की, तो हमने यस किया। तो यहाँ पर आप देखिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, GST, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, अदर इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर अगर मैं GST क्लिक करता हूँ तो यहाँ स्टेट पूछेगा। तो अगर मान लीजिए ये पंजाब से है तो आप पंजाब लिख सकते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो उसके बाद है 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में ये अगर पर्सन इंडिविजुअल है, अगर आप जिसकी ऑडिट कर रहे हो वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल आ जाएगा, HUF है HUF, पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म आ जाएगा, LLP है तो LLP, कंपनी है तो कंपनी, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट आ जाएगा। तो
EOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, ये सारा है। मोस्टली ये जो 3CBCD है ये इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP, ये इन्हीं के लिए होता है। तो AOP जो ट्रस्ट है इनमें ऑडिट रिपोर्ट जो 10B में जाती है। चलिए हम ये अपने यहाँ से स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ इंडिविजुअल आ गया। तो नेक्स्ट है रेलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44AB अंडर विच द ऑडिट हैज बीन कंडक्टिंग। तो ये अपनी सेक्शन सेलेक्ट करना है कि मैंने कौन से सेक्शन में ऑडिट की है। मान लीजिए अगर मैं 44AB यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ देखिए कि ये टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रेट ऑफ द बिजनेस एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट्स, जैसे 1 करोड़ से एक्सीड है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर CAT जो काउंटिंग होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है, तो ये ऑटोमेटिक अगर हम क्लॉज यानी सिलेक्ट करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक एडिड भी होती जाएगी। तो इसलिए डिपार्टमेंट को सब पता है कि आप कितनी ऑडिट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप ध्यान दे लेना कि आपने ऑडिट की जो लिमिट है वो स्पेसिफाइड लिमिट के अंडर ही आप रहें। CA ने जो ऑडिट करनी है जो उसकी 60 लिमिट होती है, यहाँ पर ध्यान। तो आपने यहाँ पर आपने किस क्लॉज में, किस सेक्शन में आपने ये ऑडिट की है, ये आपने सिलेक्ट करना है। तो ये आपने मान लीजिए सिलेक्ट किया 44AD, तो 44AD एटसेट्रा एटसेट्रा 44ABA, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। अब हम चलते हैं जो चेंजेस हुई हैं, जो 22 अक्टूबर को चेंजेस हुई है। तो ये क्या चेंजेस है? पिछला तो आपका वही है जो पुराना था, जो पिछले साल भी था, ये सारा डाटा वही पीछे से आ रहा है। लेकिन ये क्लॉज हमने 8A में चेंजेस हुई है। तो इसमें चेंजेस क्या है? वेदर द सेसी हैज ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115BA। तो पहले हम देखते हैं कि ये BA सेक्शन जो है तो इसमें क्या आता है। ये देखिए, अगर आप पर ये तीनों ही सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे, ये आपने देखना है कि सेक्शन अप्लाइड है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ये आप फॉर्म जो भरे हैं ये 3CBCD है। तो इसमें जो पहला है वो अल्टरनेट जो टैक्स रिजीम फॉर एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी अंडर सेक्शन 115BA, ये उनके लिए जो अल्टरनेट टैक्स रिजीम आई थी फॉर एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी के लिए, तो ये उसके लिए है। इसके बाद जो BAA है तो ये था अल्टरनेट, ये भी टैक्स रिजीम थी फॉर डोमेस्टिक कंपनीज अंडर सेक्शन 115BAA। तो ये भी शायद एप्लीकेबल ना हो। तो नेक्स्ट है, अगर एप्लीकेबल है तो यस कीजिए आप। मैक्सिमम केसेस में ये भी नो ही होगा। और जो लास्ट है 115BAB, इसमें भी जो है वो अल्टरनेट टैक्स रिजीम थी। तो ये है फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज अंडर सेक्शन 115BAB। तो ये तीनों जो है ये कंपनीज के, डोमेस्टिक कंपनीज के केस में है। तो इनको कुछ टैक्स बेनिफिट थे, तो उसी में ये उससे पूछा गया है। अगर आप नहीं है तो नो कीजिए। आप नो किया तो यहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये 8 पॉइंट हो गए। 3CD पार्ट B आ गया 9 to 20। इसमें अब आप देखते हैं कि हमने क्या बनना है। इफ ए फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिकेट नेम्स ऑफ पार्टनर्स, मेंबर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो। यहाँ देखिए कि हमने जो पीछे पॉइंट में सिलेक्ट किया था इंडिविजुअल, अगर आपने इंडिविजुअल सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इफ फर्म, अगर वो पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन पर्सन है तो इंडिकेट नेम्स ऑफ पार्टनर्स, आपने पार्टनर्स का नेम और मेंबर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयर रेशियोज यहाँ आपने बतानी है।
In case of AOP, whether shares of members are indeterminate or unknown. तो ये MMR के लिए है कि ये जो शेयर्स हैं इनके वो डिटरमिन है कि अननोन है। तो अब हम अगर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं इसको पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअलिटी बाय फर्म, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सिलेक्शन। ये मान लीजिए ए पर्सन है तो इसकी 50% रेशो है, 50% ऐड है, बी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पार्टनर इसकी 50% है तो 100% हो रही। तो सेकंड में है इफ़ देयर इज एनी चेंज इन द पार्टनर्स और मेंबर्स और इन देयर प्रॉफिट चेंज रेशो सिंस द लास्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। अगर बीच में कोई चेंज हुई है सारे साल में प्रॉफिट चेंज रेशो, तो ये आपने बतानी है। हो सकता है पार्टनर के बीच में डेथ हो रही हो तो कंटिन्यूइंग पार्टनर उसको आगे चलाएं। तो ऐसे अगर लास्ट ईयर से अब तक अगर चेंज हुई है तो यहाँ आपको यस करना होगा, तो आपको रीज़न भी देना होगा। तो डेट ऑफ चेंज भी बतानी होगी, नेम ऑफ पार्टनर, कौन से न्यू पार्टनर्स हैं, टोटल पार्टनर्स आ रहे हैं, टाइप ऑफ चेंज क्या है, एडिशन है कि डिलीशन है। एडिशन अगर न्यू पार्टनर एडिड है तो डिलीशन है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है। चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर चल रहे हैं, वो पहले भी थे अब भी थे, तो उनकी ओल्ड रेशो और न्यू रेशो आ रही है, और रिमार्क्स भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेचर ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। इफ मोर देन वन बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नेचर ऑफ एवरी बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पर आपने नेचर ऑफ बिजनेस बताना है कि कौन सा नेचर ऑफ बिजनेस है। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट दिए हुए हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आप अदर मैन्युफैक्चरिंग है तो अदर मैन्युफैक्चरिंग का जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग या रिटेलर है, तो यहाँ पर आपने कोड देख के भरना है। इफ देयर इज एनी चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, अगर आपके ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज हुई है नेचर ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, तब आपने ये बताना है। तो नेक्स्ट आ गया वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44AA, इफ यस लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पर आपने बताना है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो अंडर 44A प्रिस्क्राइब है या नहीं है। यह आपने यस या नो करना है। अगर है तो यस, जैसे डॉक्टर्स के केस में होता है तो आपको सभी बुक्स हाँ बतानी होगी। तो अगर नहीं है तो नहीं लिखो आप। तो यहाँ पर आपने लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड, कौन से मेंटेन किए हैं, एंड एड्रेस एट द विच ऑफ बुक्स अकाउंट्स आर केप्ट, और साथ में आपने एड्रेस भी बताना है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कहाँ रखी हुई है। तो इन केस बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम, अगर ये कंप्यूटर सिस्टम में बुक्स मेंटेन की है, मेंशन द बुक्स ऑफ अकाउंट जनरेटेड बाय सच कंप्यूटर सिस्टम। तो आपने ये बताना है कि ये मेंशन द बुक्स ऑफ अकाउंट generated by such computer system if the books are not kept at one location में नहीं है, कहीं और भी रखी हुई है, तो please furnish the address of locations along with the detail of books of accounts। आपने books of account का नेम भी बताना है, जैसे कैश बुक, जर्नल लेजर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, आपने वो सारी बुक्स का नेम भी बताना है। तो सेम एज 11A above। तो अगर ये सेम बुक्स है तो आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हो। उसके बाद आप ये पॉइंट है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नेचर ऑफ और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन्ड। तो यहाँ पर जो भी बुक्स मेंटेन की थी जैसे कैश बुक, लेजर एटसेट्रा, तो यहाँ एड्रेस आया था, यहाँ सिटी आई थी, स्टेट आया था, पिन कोड आया था, तो ये तो बुक्स आपने जो एग्जामिन की है। अगर साथ में कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स आपने बुक्स मेंटेन के अलावा भी की है, जैसे आपने हो सकता है कि बैंक स्टेटमेंट्स है एटसेट्रा है, जो ये भी आपने एग्जामिन किया है, तो यहाँ वो भी मेंशन कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट है 12th पॉइंट, वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट्स एंड गेन्स असेसेबल ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। ये है कि आप जो ऑडिट कर रहे हो, क्या आप 44AD में कर रहे हो, ADA में कर रहे हो, AE में, AFB,
BB एटसेट्रा एटसेट्रा सेक्शन में, जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का 44 AD में कर रहे हो कि लेस देन 8% वो अपना जो प्रॉफिट मेंशन कर रहा है, अगर कैश के केसेस में और जहाँ 6%, तो यहाँ पर आपने यस करना है। तो आपको सेक्शन बताना होगा 44 AD में। तो यहाँ अमाउंट ऑफ, यहाँ लिखा है इफ यस इंडिकेट द अमाउंट एंड द रेलेवेंट सेक्शन। तो इंडिकेट द अमाउंट, अमाउंट कौन सा, वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट एंड गेन्स। तो यहाँ प्रॉफिट फिगर आ जाएगी, प्रॉफिट या लॉस। तो नेक्स्ट पॉइंट है 13A, अगर ये प्रेजेंटिव बेसिस में नहीं है तो आप इसको नो करोगे। मान लीजिए आप मैंडेटरी ऑडिट कर रहे हो, तो जो 44 AD या AD 80 अंडर नहीं आता, तो जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है इनकम टैक्स एक्ट में उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप नो करोगे अगर वो प्रेजेंटिव बेसिस में नहीं है। तो नेक्स्ट 13 पॉइंट है मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर। कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड है, कैश सिस्टम है कि मर्चेंडाइज सिस्टम, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लोगे जो भी है। Whether there had been any change in the method of accounting employed vis-a-vis the method employed in the immediately preceding previous year। तो यहाँ पर आपने ये बताना है कि कोई चेंज तो नहीं हुई है जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड किया गया है पिछले साल से, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यस या नो बताना है। इफ आंसर टू बी अबव इज इन द अफर्मेटिव, अगर आंसर यस है तो गिव डिटेल ऑफ सच चेंज, तो आपको चेंज बतानी होगी, एंड द इफेक्ट देयर ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस को, और जो प्रॉफिट और लॉस पर कितना इफेक्ट हो, इंक्रीज हुआ प्रॉफिट या डिक्रीज हुआ, वो आपको फिगर बतानी होगी। नेक्स्ट है डी पॉइंट, सब यहाँ लिखा है वेदर एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द प्रॉफिट और लॉस फॉर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड नोटिफाई अंडर सेक्शन 145 सब सेक्शन 2। तो ये क्या है, ये है ICDS, ये एक यस है या नो है, तो आपने पूरी डिटेल बतानी है। ये काफ़ी लेंथी है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ अभी कि यहाँ पर आपने पूरी कैलकुलेशन करके जो भी सारे ICDS के नेस्चर हैं, ये सारे ICDS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो सभी का आपने यहाँ पर अफेक्ट बताना है। तो जो भी है अफेक्ट उसका वो सारा बताना है आपने कि उससे इंक्रीज इन प्रॉफिट या डिक्रीज इन प्रॉफिट या नेट इफेक्ट क्या हुआ हर एक का आपका ICDS का। तो ये आपने चेंजेस बतानी है। तो उसके बाद है डिस्क्लोजर एज पर ICDS के डिस्क्लोजर भी आपने यहाँ पर पूरी डिटेल से बताने हैं, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज है, ये आपको डिटेल में देखना होगा कि आपने यहाँ जो क्या लिखना है, जहाँ नेस्चर आपने अटैच करने तो अटैच कर दो आप। इस सेपरेट शीट से भी नेस्चर अटैच किए जा सकते हैं, जैसे ये है आप एज पर नेस्चर लिख सकते हो। जो भी है ये जब आपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अटैचमेंट देनी है तो बैलेंस शीट के साथ एक जो भी इसके नेस्चर आप अटैच कर सकते हो। तो नेक्स्ट है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर। कौन सा मेथड आपने फॉलो किया है, एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस एटसेट्रा, यहाँ पर आपने बताना है जो भी मेथड आपने फॉलो किया है। In case of deviation from the method of valuation prescribed under section 145A and the effect thereof in the profit and loss account, please furnish। अगर कोई डेविएशन है मेथड ऑफ वैल्यूएशन के टाइम, जो आपने जो मेथड ऑफ जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपने एम्प्लॉयड किया है, तो उसका सारा आपने इंक्रीज और डिक्रीज देना है। अगर आप चेंजेस करते हो, अगर मेथड ऑफ वैल्यूएशन आपने चेंज किया है तो उसका आपको इंक्रीज इन प्रॉफिट और डिक्रीज इन प्रॉफिट्स सारा पूरी डिटेल में बताना है। नेक्स्ट है दैट गिव द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ द कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर कोई भी कैपिटल एसेट है और आपने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है
तो आपको यहाँ पूरी डिटेल देनी होगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ कैपिटल एसेट, डेट ऑफ एक्विजिशन, कब आपने वो एसेट परचेज की थी, जो कैपिटल एसेट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी उसकी, यहाँ डेट थी, यहाँ कॉस्ट है, और अमाउंट एट विच द एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, किस अमाउंट से आपने जो एसेट को कन्वर्ट किया इनटू स्टॉक इन ट्रेड में, जो अमाउंट आपने लिया वो यहाँ मेंशन करना है। 16 पॉइंट है, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग, यहाँ पर कुछ आइटम ऐसे हो सकती है कि आपने P&L को क्रेडिट नहीं किया, तो वो कौन सी आइटम हो सकती है? द आइटम फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 28, सेक्शन 28 के अंडर जो भी आइटम्स आती हैं, यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन लिख देना और अमाउंट लिख देना है। बी पॉइंट में अरे द परफॉर्मा क्रेडिट्स ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम और एक्साइज और सर्विस टैक्स और रिफंड ऑफ सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, और तो यहाँ पर आपने वेयर सच क्रेडिट्स ड्रॉबैक और रिफंड आर एडमिटेड एज ड्यू बाय द अथॉरिटीज कंसर्न, वो अमाउंट आपने मेंशन कर देना है जो भी अमाउंट एडमिट हुआ, जो डिपार्टमेंट ने अमाउंट फाइनल किया। एस्केलेशन क्लेम एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पर आपने एस्केलेशन जो क्लेम एक्सेप्ट किए, प्राइसेस के जो भी हो सकता है, मटेरियल के हो, लेबर के हो, जो भी है, एस्केलेशन क्लेम आपने एक्सेप्टेड किए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यहाँ पर उसकी डिटेल आ जानी है। एनी अदर आइटम ऑफ इनकम, हो सकता है और भी कोई इनकम जो यहाँ पीछे नहीं आई है तो यहाँ आ सकती है कि एनी अदर आइटम ऑफ इनकम, वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है, जो कि आप देखो कि जो अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ है। तो ई पॉइंट में कैपिटल शिफ्ट इफ एनी, कोई कैपिटल शिफ्ट इफ एनी है तो यहाँ पर आ जाएगी, तो ये आपने डिटेल देनी है। 17th पॉइंट पर वेयर एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ए कंसिडरेशन, यहाँ पर आप देखिए वेयर एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ, चाहे लैंड है चाहे बिल्डिंग है या दोनों है, इज ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपने ये जो एसेट है ये ट्रांसफर की है प्रीवियस ईयर में फॉर ए कंसिडरेशन, ऐसे अमाउंट में लेस देन वैल्यू अडॉप्टेड और assessed or assessable by any authority of a state government referred to in section 43 CA और 50C please furnish। अगर आपने जो अमाउंट लेस देन शो किया है, जो वैल्यू अडॉप्टेड और assessed और assessable by any state authority होती है, स्टैम्प ड्यूटी से जो नीचे आपने अमाउंट अगर लिया है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल आएगी, डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी आएगा, प्रॉपर्टी की डिटेल आएगी। 17 पॉइंट पे थे हम, डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी आएगी, एड्रेस आएगा, उसका सिटी आएगा और स्टेट आएगा और पिन कोड और कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रू और वैल्यू अडॉप्टेड और असेसेबल और असेसेबल। मान लीजिए ये आपने 10 लाख का जो है वो रिसीव्ड की है और ये जो वैल्यू थी वो 15 लाख थी, तो यहाँ पर 15 लाख आ जाएगा और यहाँ पर 10 लाख जो आपने एक्चुअल में रिसीव किया। अब जो सबसे मेन पॉइंट आ गया हमारा, जो चेंजेस भी हुई हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना है जरा। ये हमने पहले, मैं आपको बता दूं कि ये आप इसको ऐड कैसे करोगे। ये मैं डमी फिगर्स लेता हूँ यहाँ पर। पहले ये आना क्या है, ये डेप्रिसिएशन चार्ट है आपका। यहाँ आ गया पर्टिकुलर्स और डेप्रिसिएशन अलाउबल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एसेट और ब्लॉक ऑफ एसेट एज द केस मे बी इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ डमी फिगर्स लेके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आ गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट। एसेट कौन से ब्लॉक की है, मान लीजिए ये फर्नीचर एंड फिक्सचर है, तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक यहाँ 10% आ गया। ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू यहाँ 1 लाख आ रही है यहाँ पीछे से, तो ये हमने क्लिक किया। तो ये जो चेंजेस है ये नहीं है, ये आपने यहाँ पर फिगर्स क्या भरनी है, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। एडजस्टमेंट मेड टू द रिटर्न डाउन वैल्यू
आपने रिटर्न डाउन वैल्यू की जो अंडर सेक्शन 115BAA फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 ओनली, सिर्फ जो एडजस्टमेंट आपने यहाँ पर फिगर्स तभी आनी है अगर यहाँ पर कोई अमाउंट है। अगर हमने यहाँ पर यस किया है, आप देखो अगर हमने यस किया है तो तभी फिगर आएगी, अगर नहीं है तो यहाँ पर 00 अमाउंट आएगा। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पहले आगे चलते हैं, इस पॉइंट पे मैं अभी आता हूं। अगर आपने जो ड्यूरिंग द ईयर कोई यानी फिक्स एसेट परचेज की है जो कि फर्नीचर एंड फिक्सचर 10% ब्लॉक में आ रही है, तो यहाँ पर आप करेंगे फिल डाटा। तो मान लीजिए यहाँ डेट ऑफ परचेज है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख देता हूँ 14/5/2019। तो मेरी डेट ऑफ परचेज भी यही है 14/5/2019। अमाउंट मेरा फॉर एग्जांपल 50,000 है, जस्ट अज्यूम है, इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। सैनवेट कोई एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है, कोई सब्सिडी मिली हुई है तो ये आ जाएगी यहाँ पर आपकी। तो यहाँ पर सेव कर दिया, तो यहाँ जो है इसने सेव कर लिया वन रिकॉर्ड। तो इसमें हमने ओके किया, ये परचेज वैल्यू आ रही। कोई हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये टोटल परचेज वैल्यू है, ये कौन से फिगर है, 1 यानी परचेज वैल्यू, सैनवेट प्लस रेट इन एक्सचेंज, तो सब्सिडी कोई ग्रांट है वो आ रही है आपकी यहाँ पर 50,000 आ रही है टोटल। तो डिडक्शन है अगर आपने कोई सेल की हुई है या फिर, तो यहाँ पर आप फिल डाटा कर सकते हो। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई सेल की है, डेट ऑफ सेल आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पर अमाउंट डालना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कोई फिगर नहीं है। तो इसमें अब डेप्रिसिएशन देखो कि आप डेप्रिसिएशन 1 लाख और 50,000 पर टोटल डेप्रिसिएशन हमारा आ रहा है 10% के हिसाब से 15,000। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक नहीं आएगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा फिगर 15,000। तो ये मेरा 1,35,000 आ गया। तो ऐसे ही आपने फिगर्स मेंशन कर देनी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा इस पॉइंट में 18 पे हम थोड़ा दोबारा आते हैं। पहले थोड़ा सा ये भी क्लियर कर लें। 19 पर आएगा अमाउंट एडमिसिबल अंडर सेक्शन। तो ये जो पॉइंट एडमिसिबल यहाँ सेक्शन लिखे हुए हैं उनमें से कौन से सेक्शन में जो पॉइंट एडमिसिबल है, अलाउेबल है, वो यहीं पर आ जाएंगे। अब 20th पॉइंट आ रहा है, एनी सम पेड टू एन एम्प्लॉय एज बोनस और कमीशन फॉर सर्विस रेंडर वेयर सच सम वाज अदरवाइज पेबल टू हिम एज प्रॉफिट और डिविडेंड। तो यहाँ फिगर आ जाएगी। तो लास्ट जो हमारा अब आज मैंने आपको 3CD के 1 to 20 पॉइंट तक ही बताना था, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जानी थी। तो अभी ये जो बी पॉइंट है इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डिटेल ऑफ कंट्रीब्यूशन सीड फ्रॉम एम्प्लॉइज फॉर वेरियस फंड, जैसे EPF और ESI एटसेट्रा में कोई कंट्रीब्यूशन सीव होता है तो यहाँ फिगर वो आएगी। तो मैं थोड़ा सा एक आधा एंट्री आपको बता देता हूँ। नेचर ऑफ फंड में अगर PF है तो यहाँ PF हो गया, अगर कोई ESI है तो ESI, ग्रेचुटी फंड एटसेट्रा, तो यहाँ मान के चलते हैं PF है, एग्जाम्पल ही है जस्ट। तो डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज, यहाँ पर जो आपने जो फिगर्स भरनी है ये आपने भरनी है कि जो आपने कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज से लिया फॉर वेरियस फंड्स। तो मान के चलते हैं कि प्रोविडेंट फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन आपने एम्प्लॉइज से जो लिया वो सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एग्जांपल लेता हूँ कि 1200 है, ड्यू डेट यहाँ पर ड्यू डेट आ जाएगी, ये PF डिपॉजिट कराने की जो ड्यू डेट होती है, और जो एक्चुअल में द एक्चुअल अमाउंट पेड, द एक्चुअल अमाउंट जो भी पेड किया है। जैसे ये 1200 है तो इसमें से आपने देखो कि आपने 1200 आपने एम्प्लॉय से रिसीव किया और एम्प्लॉयर का अपना भी कंट्रीब्यूशन हो रहा, तो यहाँ पर हमने लिखना है द एक्चुअल अमाउंट पेड।
तो यहाँ फिगर आ जाएगी। और लास्ट में है जो द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, तो यहाँ पर डेट आएगी द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। यहाँ पर ड्यू डेट है और यहाँ पर ये जो है एक्चुअल डेट आएगी। अगर आप देखिए, अगर आप ड्यू डेट से बाद में अगर आप यहाँ डेट डालते हो तो वो अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा। तो इसलिए जो ड्यू डेट से पहले ही अमाउंट हमें हमें जमा कराना होता है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान से देख लेना कि अगर असेसी ने जो बाद में जमा कराया ड्यू डेट के बाद में, तो वो अमाउंट पे उसको टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो चलिए, अगर तो ऐसा ही ESI में है, तो जस्ट और भी फंड है यहाँ पर मेंशन है। तो चलिए हम अपने पॉइंट पे आए 18 में जो चेंजेस हुई हैं। यहाँ मैं मान लीजिए कि अगर अभी तो हमने XML फाइल पूरी जनरेट नहीं की है, यहाँ थोड़ा इशू आता है, तो मैं आपको वो थोड़ा सा बता दूं। क्योंकि यहाँ हम अगर 8 पॉइंट में नो करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक सेक्शन अंडर विच ऑप्शन नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखिए 18th पॉइंट में ऑप्शन नहीं आ रही, यहाँ ऑप्शन नहीं आ रही हम जो एडजस्टमेंट की है। तो इसमें इशू ये आएगा कि हो सकता है आपकी XML फाइल आप जब जनरेट करें तो ये एरर मेंशन करे, तो आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होगी। और एडजस्टमेंट क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप उसी पॉइंट पे वापस जाओ, उसको पहले यस करो, फिर आपने इस अमाउंट को यस किया इस सेक्शन के अंडर। तो 18th पॉइंट पे हम दोबारा गए, तो ये देखो यहाँ पर फिगर हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 0 फिगर मान लीजिए मेंशन कर दी है, लेकिन ये तो हमारा एप्लीकेबल ही नहीं था। तो यहाँ पर सिर्फ हमने 0 लिखने के लिए ये सारा किया है। तो अगर आप यहाँ 0 नहीं लिखोगे तो आपकी XML फाइल में एरर आ जाएगी लास्ट में आप जब उसे जनरेट करोगे। तो इसलिए अब हम फिर दोबारा वहीं जाते हैं। अब इसको हमने नो किया, एटीन पॉइंट पे। अब इसको हमने, आप देखो कि अगर आप यहाँ फिगर आ रही है, अभी 1-2 बार आप जब करोगे ना इसको तो ये एरर तभी सही होगी, नहीं तो ये एरर नहीं सही हो जाएगी। ऐसे अगर आपने और भी आपके हैं प्लांट एंड मशीनरी 15% है ब्लॉक, ऐसे आप ऐसे ऐड करते जाओगे और जैसे मैंने यहाँ बताया तो ऐसे आप करते जाओगे। तो ये आपको ऐसे करना पड़ेगा, एक बार यहाँ अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा, तभी आपका XML फाइल जनरेट होगी। अगर आप 0 नहीं लिखते हो तो XML फाइल जनरेट में वो एरर दे देगा। तो चलिए, ये आप पर एप्लीकेबल नहीं था तो आपने इससे यानी यहाँ पर नो किया और यहाँ पर आपने पॉइंट पे अमाउंट भी आपका आ गया। तो जब सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं तो लास्ट में आप सेव कर सकते हो। लेकिन अभी मैंने क्योंकि अभी सारा फिल नहीं किया है तो इसको आप सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो। सेव ड्राफ्ट किया कि आपने जितनी भरी है, तो फॉर एग्जांपल इसको हमने मान लीजिए हमने इसको डेस्कटॉप पे रखा, तो यहाँ मैंने फाइल का नेम लंबा दिया, तो इसको किया, फिर फाइल सेव हो रही। तो इसको मैंने अगर आप जब सारे ये पॉइंट्स आप सारे भर दोगे आप सारे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आगे कैसे चलना है। तो लास्ट में आप सेव का बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी XML फाइल जनरेट हो जाएगी।
तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ ड्राफ्ट सेव किया, हमने यहीं से आगे चलना होगा, तो कैसे चलेंगे। हमने ड्राफ्ट सेव किया, इसको क्लोज किया, वो एरर दे रहा है, प्लीज़ इंश्योर दैट द डाटा इज सेव्ड बिफोर यू एग्जिट। हमने वो डाटा सेव कर लिया है, ओके किया यूटिलिटी से बाहर। तो अब देखो आप, ये जो नेक्स्ट है, ये ड्राफ्ट में रिपोर्ट यहाँ आ रही है। तो हमने अब मान लीजिए दोबारा ये फाइल ओपन करनी है, तो कैसे करेंगे। हम दोबारा यहाँ 3CBCD में गए, उसको क्लिक किया, उसको हमने क्लिक किया, तो ओके किया। हमने ओपन में गए, ओपन में हमने डेस्कटॉप में रखा था, डेस्कटॉप पे गए हम और फाइल नेम लंबा रखा था, तो उसको ड्राफ्ट में ओके किया, ओपन किया। तो ये हमने जो भी डाटा सेव किया था वो डाटा सेव हुआ होगा। हम चलिए हम चेक भी कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ई की अभी 18 पॉइंट पे ये एंट्री सेव की थी, तो ये सेव हो रही है। तो इसमें अभी भी जो इशू है, अभी भी अगर आपकी XML फाइल जनरेट नहीं हो पाती है, तो अगेन आपको यहाँ 1-2 बार आपको करना पड़ेगा। जैसे देखिए आप, अभी भी यहाँ पर एरर शो होगी। रीज़न ये है कि यहाँ पर अमाउंट 0 नहीं आ रहा और एडजस्टिंग रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं आ रही। तो आपका, तो ये फिगर आप 1-2 बार आपको एडजस्टमेंट फिर से करनी होगी। वैसे ही सिलेक्ट किया आपने, ठीक है, आपने यस किया, उसको अगेन आपने ये किया 12AA, अगेन आप वहाँ गए, आपने 0 फिगर भरी, तो आपने पिछले में देखा होगा कि यहाँ पर फिगर नहीं आ रही थी, अब आ रही है। तो अगेन आप वापस जाओ, 1-2 बार आप करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा। नो किया तो लास्ट में आप XML फाइल जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ आपका ये 1 to 20 जो 3CD और 3CB का पार्ट सारा कवर कर दिया है। थैंक यू। अगर आप नेक्स्ट भी आप पोर्शन देखना चाहते हो 21 to 44, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और साथ में शेयर करना ना भूलें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।